एक कहावत है कि कहते हैं जब कोई औरत अपनी समझदारी और खूबसूरती का सही इस्तेमाल करती है तो वह औरत अपने घर को स्वर्ग बना देती है। लेकिन जब वही औरत अपनी खूबसूरती का और समझदारी का गलत इस्तेमाल करती है तो वह न जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह से है। एक महिला थी जिसका नाम राखी था। सच कहें तो राखी वाकई में बहुत खूबसूरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा नाज था और वह उसी का गलत फायदा उठाती रही और उसी के चलते उसने एक व्यक्ति की जान भी ले ली। लेकिन आगे आगे कुछ ऐसा हुआ कि राखी भी एक बुरी मौत मारी गई। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई। बागपत के एक छोटे से शहर से निकली राखी इतनी बड़ी कातिल कब बन गई। मैं शिवानी गुप्ता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये घटना बागपत के एक छोटे से गांव की है जहां एक छोटा सा परिवार रहता था। राखी के माँ बाप, राखी के भाई बहन। राखी के बड़े होने के नाते राखी के माँ बाप ने उसकी शादी करा दी। शादी करा के वो ससुराल चली गई। पति से ना बनने के अनबन में राखी ने अपने पति से तलाक ले लिया और वो फिर घर लौट कर आ गई अपने माँ बाप के पास। फिर माँ बाप ने कुछ दिन बाद उसकी दूसरी शादी कराई। फिर राखी चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद लौटकर घर वापस आ जाती है। तो बार बार शादी के चक्कर में माँ बाप परेशान हो गए थे। घर में झगड़ा होने लगा था। माँ बाप समझाने लगे थे पर राखी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राखी अपने माँ बाप से घर में झगड़ा करती थी, बहसबाजी करती थी। उसके बाद राखी घर छोड़कर चली जाती है। तो वह वहां से निकलकर एक किराए के कमरे पे जाती है जहां वो अकेली रह रही होती है। होता यह है कि जब वो किराए पे चली जाती है तो उसको ना अपनी माँ का डर होता है, ना अपने पिता का डर होता है और ना ही अपने भाई का डर होता है। उसके बाद वो अपने मन की हो जाती है। ना जाने कितने लोगों से दोस्ती करती है, दोस्त बनाती है। इतना ही नहीं, उसने अपने लिए एक रिवॉल्वर भी इशू करवाई थी जिसको वो एनी टाइम अपने कमर में लगाकर चलती थी। आप जरा गौर करिएगा, एक लोअर क्लास की बेटी, गांव की रहने वाली, एक रिवॉल्वर इशू करवा रही है तो वो कैसे करवा सकती है। ना तो उसके पास इतना पैसा था, ना ही उसकी इतनी पहुंच थी, बट फिर भी उसने रिवॉल्वर इशू करवाई। और वो जहां किराए पर रहती थी उसी के पास उसने एक जॉब ढूंढी जहां वो जॉब करने लगी। जब वो जॉब पर जाने लगी, थोड़ा समय हुआ तो उसको वहां एक विक्रांत नाम का लड़का मिला। उससे कुछ दिन बातचीत हुई और उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में जहां राखी किराए पर रहती थी वहीं पर रहने लग जाती है। विक्रांत भी कोई कवारा लड़का नहीं था। विक्रांत ने भी शादी कर रखी थी। लड़के का नाम प्राची था और उसके 2 बच्चे थे। प्राची नोएडा में जॉब करती थी, गवर्नमेंट ऑफिस में, सिंचाई विभाग में। और विक्रांत इधर दूसरी शादी की तैयारी कर रहा था राखी के साथ। वह शादी 26 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन 16 अप्रैल की रात एक पार्टी रखी गई थी। और वो पार्टी इसलिए रखी गई थी कि शादी के बाद राखी और विक्रांत कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो मथुरा में एक घर खरीदेंगे जहां वो शादी करने के बाद रहेंगे। उसी के सिलसिले में 16 अप्रैल को पार्टी रखी गई थी, जिस पार्टी में राखी, कपिल, विक्रांत और सुधारस ये 4 लोग थे। उसी दौरान विक्रांत उस पार्टी में जाता है
और बैठ के बातचीत होती है। विक्रांत वह प्रॉपर्टी अपने नाम से ले रहा होता है, लेकिन राखी का कहना यह था कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम से ली जाए और विक्रांत ने यह करने से मना कर दिया। इसीलिए राखी को गुस्सा आया और राखी ने उस विक्रांत को गोली मार दी। उसके बाद खुद राखी ने 112 नंबर मिलाकर पुलिस को सूचना दी कि मेरे पति विक्रांत और मेरा झगड़ा हो गया है और मैंने अपने पति को गोली मार दी है। इसके बाद फोन कट गया और जो राखी के दोस्त थे सुधारश और कपिल, वो राखी को डांटने लगते हैं, समझाने लगते हैं कि तूने ऐसा क्यों करा, अब इसमें तो हम सारे फंस जाएंगे और हम सबको जेल जाना पड़ेगा। तो फिर राखी के पास 112 का दोबारा फोन आता है कंफर्मेशन के लिए और राखी फिर इनकार कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने किसी को गोली नहीं मारी है, ये एक मजाक था। उसके बाद पुलिस लापरवाही दिखाती है और वहां पर मौके पर नहीं पहुंचती है। इसके बाद सहारनपुर के बड़गांव इलाके में जाकर एक नहर में विक्रांत की लाश फेंक देते हैं। हालांकि जबकि उसकी सांसें चल रही होती हैं, लेकिन फिर राखी उसे एक गोली और मार देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और मारने के बाद उस नहर में उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। अब बात है 23 अप्रैल की। पिछले कई दिनों से प्राची विक्रांत को फोन लगा रही थी, लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो बहुत परेशान हो रही थी। फिर जब उसने देख लिया कि मुझे काफी दिन होते जा रहे हैं, मेरी विक्रांत से कोई बात नहीं हो रही है, फिर प्राची ने फैसला लिया कि वो वापस बागपत जाएगी। जब वह बागपत गई और उसने देखा कि घर में ताला लगा हुआ है, फिर वो थोड़ा सा सहम गई और वो वहां के लोकल थाने में जाके विक्रांत की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाती है। प्राची पुलिस वालों को ये भी बताती है कि विक्रांत जिस कंपनी में काम करता था उसी में राखी नाम की लड़की भी काम करती थी। प्राची ने पुलिस वालों को ये भी बताया कि विक्रांत की गुमशुदगी में राखी का हाथ है। उसके बाद पुलिस वाले राखी को हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो राखी ये कहती है कि मेरे तो बहुत सारे यार दोस्त हैं, मैं तो बहुत लोगों से बातचीत करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी मरेगा या कोई भी गुम होगा तो उसमें मेरा ही हाथ होगा। पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद इसको इससे कुछ नहीं पता इस केस के बारे में, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसको यह कहते हैं कि अगर इससे संबंधित कुछ भी जानकारी हमें चाहिए होगी तो हम आपको फिर बुलाएंगे और आपको ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। इसके बाद पुलिस विक्रांत की छानबीन शुरू करती है और जिले में जितने भी थाने हैं सबको सूचित करती है और जिले ही नहीं उसके आसपास के राज्य के जो भी बागपत और सहारनपुर वगैरह जो भी पास के जितने भी थाने हैं और बागपत पुलिस सभी को ये बोलती है कि विक्रांत से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको मिले तो हमें फौरन सूचित किया जाए। अब बात आती है 26 अप्रैल की, जो सूचना बागपत पुलिस ने सभी थानों में दी थी। उसी से मिलती जुलती सहारनपुर से कॉल आता है कि जो सूचना आपने दी थी उसी से संबंधित हमको सहारनपुर के बड़गांव नहर के पास एक लाश मिली थी जो कि लावारिश थी और जिसका पता हमें नहीं चल पा रहा था, लेकिन उसका हमें तह संस्कार करना पड़ा क्योंकि वो पानी में पूरी तरीके से सड़ गई थी। लेकिन उसका फोटो हमने खींच के रखा हुआ था और जो फोटो आपने सूचना के बिहाफ पर भेजा हुआ था वो फोटो उस फोटो से कुछ मिलता जुलता है। तो यह सूचना बागपत पुलिस को मिली। अब बागपत पुलिस प्राची को लेके
27 अप्रैल को सहारनपुर पहुंचती है। सहारनपुर पहुंचने के बाद लाश से जो कपड़े बरामद हुए थे वो प्राची को दिखाए जाते हैं और प्राची उन कपड़ों को पहचान लेती है। उसके बाद वो बहुत रोती है कि ये मेरे विक्रांत के ही कपड़े हैं। उसके कुछ ही देर बाद एक और सूचना प्राप्त होती है कि सहारनपुर से थोड़ा ही आगे मिर्जापुर नहर के पास एक लड़की की लाश बरामद हुई है। फिर बागपत पुलिस और सहारन पुलिस मिलकर प्राची को लेके उस लाश के पास जाती है और प्राची उस लाश को देखते ही पहचान जाती है कि यह लाश तो राखी की है और प्राची बहुत सहम जाती है कि विक्रांत भी मर गया और राखी भी मर गई। पर पुलिस को यह समझ नहीं आता है कि विक्रांत की भी लाश और राखी की भी लाश कैसे। उसके बाद पुलिस राखी का फोन लेती है और उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है। उसके बाद उसमें जो सबसे ज्यादा बात करी गई होती है वो राखी के दो दोस्त थे जिसका नाम कपिल था और सुधारश। इन दो कॉलों पे सबसे ज्यादा बात हुई होती है जो कि लास्ट कॉल यही थी। इसके बाद पुलिस वाले इन दोनों को हिरासत में लेते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं। सुधारस ये कबूलता है कि हाँ राखी को भी मैंने ही मारा है, पर पुलिस वाले कहते हैं ऐसा क्यों। तो सुधारस बताता है कि जब विक्रांत को गोली मारी गई थी तो उस जगह राखी, सुधारस और कपिल हम तीनों ही थे। जब राखी पकड़ी जाती तो हम लोग भी पकड़े ही जाते। उसको इस चीज का डर था कि कहीं हम भी ना फंस जाएं और हमें भी जेल ना जाना पड़े, इसलिए उसने राखी का भी मर्डर कर दिया। एक कहावत है, कहते हैं ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिलहाल सुधारस और कपिल इन दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। इसके बाद जो भी सजा होगी वो आगे अदालत तय करेगी, लेकिन आप लोग जरूर बताएं कि ऐसे आरोपियों को क्या सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मेरी पहली कहानी थी। अगर इसमें कोई गलतियां हो या कोई कमियां हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जो वीडियो मैं अगली आपके लिए लेकर आऊंगी उसमें ध्यानपूर्वक कमियों को कम करूंगी और आशा करूंगी कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। जय हिंद, जय भारत।